आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 10th मैथ का मेरे भाई जो 9वां चैप्टर है, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई और दूरी कहते हैं मेरे भाई, उस चैप्टर की मेरे भाई हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है। और दूसरी बात मेरे भाई, ये बात ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में टोटल 15 सवाल दी गई हैं। अगर उदाहरण को भी ले लिया जाए तो टोटल 18 सवाल दी गई हैं। ठीक है मेरे भाई, इन सवालों को बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से हमको लगाना है, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक विधियों को हमें जानते हुए लगाना है। क्योंकि आप ये मान के रखिए मेरे भाई कि इन सवालों में से कोई एक सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आप ये मान के चलिए मेरे भाई कि जो मैं आपको ये एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको ये प्रश्नावली पढ़ाऊंगा, इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हर सेट में मेरे भाई किसी न किसी सेट में, चाहे वो पहला क्वेश्चन हो चाहे वो 15वां क्वेश्चन हो, कोई एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। क्लास 10th के मैथ का मेरे भाई ये चैप्टर नंबर 9 है और एक ही एक्सरसाइज दिया गया है। तो सबसे पहले मेरे भाई हम कुछ बेसिक्स को समझेंगे। इस चैप्टर के बेसिक को हम समझेंगे कि इसमें कितने सारे टाइप दिए रहते हैं, कितने टाइप लेवल होते हैं, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए आपके जो मेरे भाई क्लास 10th का मैथ है, उसमें मेरे भाई जो 80% जो सवालें होती हैं वो सिर्फ इसी पर डिपेंड होती हैं कि एक मीनार है, ठीक है, और मीनार की छाया पड़ रही है, इस मीनार से कोई व्यक्ति इतनी दूरी पर है, इस मीनार से कोई वस्तु इतनी दूर पर रखी गई है, ये मीनार का शिखर होता है, ये मेरे भाई मीनार का पाद बिंदु होता है, जो सबसे नीचे वाला बिंदु होता है। ठीक है, चलिए देखिए इस लाइन को मेरे भाई, इस चित्र को एकदम ध्यान से समझिएगा। अगले 5 मिनट में मेरे भाई आपको ये पूरे ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी कि इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, सब कुछ मेरे भाई सिर्फ आपको इतना से ही समझना है। देखिए कैसे, सबसे पहले मेरे भाई समझिए कि ये मान लेते हैं ये जो मीनार है इसका नाम है कुतुब मीनार। ठीक है, ये मान लेते हैं कि सबसे बड़ी मीनार क्या है, कुतुब मीनार हो गई। ठीक है, इसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है और एक नीचे लड़का है। ठीक है, ये लड़का इस लड़की को देख रहा है। ठीक है, तो जो नीचे है मेरे भाई, जो नीचे है वो हमारा प्रेक्षक होगा। ठीक है, और जिसको देख रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगी, यानी वस्तु हो जाएगी। तो प्रेक्षक जिसको देखता है वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट कहलाता है, और जो देखने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, प्रेक्षक कहलाता है। ठीक है, देखिए इस मीनार के सबसे पाद बिंदु यानी सबसे नीचे वाले बिंदु से प्रेक्षक के बीच की जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी ये वाली जो रेखा आप देखते हो मेरे भाई, इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, देखो इनकी आंखों में, इनकी आंखों में जब ये देखेंगे तो इनके बीच एक रेखा जनरेट होगी। ठीक है, यह एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं और ये रेखा एकदम सीधी होती है। ठीक है, इस रेखा को मेरे भाई हम लोग कहते हैं दृष्टि पथ रेखा। ठीक है, दृष्टि का मतलब इन दोनों, ये दोनों अपने नैन से देख रहे हैं, दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए इस रेखा को हम लोग कहते हैं दृष्टि पथ रेखा, या इसे इंग्लिश में मेरे भाई एक प्यारा सा नाम देते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बारी आती है वो है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, आसान से ट्रिक बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम तक आपको नहीं भूलेगा कि उन्नयन कोण कौन सा होता है, अवनमन कोण कौन सा होता है। ठीक है, अगर मेरे भाई आप वर्णमाला पढ़ते हो तो पहले अ आता है कि पहले उ आता है। ठीक है, ऐसे आप लिखते जाओ, पहले अ आएगा, आ आएगा, ई आएगा, फिर उसके बाद आएगा उ आएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है उसको हम कहां लिखते हैं मेरे भाई, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, देखिए, और जो नीचे आता है मेरे भाई उसको हम कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो ये जो कोण बनता है मेरे भाई, जो नीचे कोण बनता है इन दोनों के बीच में, इसके पाद बिंदु और इसके वस्तु के ऊपर वाले बिंदु के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। मतलब जो नीचे बनता है उसको हम उ कहते हैं, जिसको ऊपर बनता है उसको हम अ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई, इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, और इंग्लिश में इसको मेरे भाई एक बहुत ही प्यारा सा नाम दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है, इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा सा शब्द है, एलिमिनेटर। एलिवेटर का मतलब होता है, जैसे हम लोग लिफ्ट में जब चढ़ते हैं तो वो क्या करता है, एलिवेट करता है, मतलब हमको उठाता है। ठीक है, कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो एलिवेटर लगा होता है, तो उसपे हम बैठ के जाते हैं तो उठाता है। तो जो ऊपर की ओर दिखता है, जो कोण बनता है, ऊपर की ओर जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए तो जो सबसे नीचे होगा मेरे भाई उसको हम नीचे लिखेंगे, और जो सबसे ऊपर आता है, जैसे अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला में अ ऊपर आता है, इसलिए ये जो कोण बनेगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे, यहां पे जो कोण बनेगा
इसको हम कहेंगे मेरे भाई, ध्यान रखना, इसको हम कहेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, इसे हम कौन सा कोण कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। इंग्लिश में मेरे भाई इसका नाम लिखना लाइन ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, देखिए अब आप ये चीज देखो मेरे भाई कि ये भी एक रेखा सीधी, ये भी एक सीधी रेखा है और ये भी एक सीधी रेखा है। ठीक है, और आप इतना जानते हो मेरे भाई कि ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है। और आप ये जानते हो मेरे भाई कि जब दो सीधी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो इसके एकांतर कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब इस कोण के बराबर ये इस कोण, ये कोण बराबर होगा, यानी ए के बराबर ये कौन सा कोण होगा? ए होगा। उसी तरीके से मेरे भाई ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसलिए कोई भी परीक्षा में मेरे भाई घबराने की कोशिश नहीं करना है। अगर आप उन्नयन से अवनमन भी मान लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जितना उन्नयन कोण होता है उतना ही अवनमन कोण का मान होता है। तो एक पॉइंट बना के मेरे भाई बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से आप लोग लिख लेना कि उन्नयन कोण जो होता है मेरे भाई, लाइन ऑफ एलिवेशन जो होता है, ठीक है, वो अवनमन कोण के क्या होता है मेरे भाई? बराबर होता है। ठीक है, अवनमन कोण के क्या होता है मेरे भाई? बराबर होता है। तो इतनी सी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखिए हम आपको इसमें बहुत सारे ट्रिक बताएंगे, कितने सारे टाइप आते हैं वो आपको बताने वाले, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, आपको ऐसा सिखाएंगे मेरे भाई कि जो आपके 15 सवाल है, ये 15 सवाल आपको देखते मंतर ही आप इसका सॉल्यूशन आप खुद से कर पाओ, एकदम बिंदास तरीके से आप अपने एग्जाम में कर पाओ। क्योंकि मेरे भाई मैं मैथ में खुद 100 में से 96 नंबर लेके आया हूं अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो मुझे पता है मेरे भाई कि मैं आपको कौन सा वो तरीका बताऊंगा जिसे वो पूरा का पूरा नंबर आपको आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, चैप्टर का पूरा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कि इस चैप्टर में कैसी कैसी सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो जब हमारा बेसिक मजबूत होता है ना मेरे भाई, तो जो हम सवाल लगाते हैं वो जो मजा आता है सवाल लगाने में, वो वाकई बहुत ही शानदार होता है। तो पहले हम ये कंसेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये इसका कंसेप्ट का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए जब ये देखो सूर्य भगवान हो गए, ये भी सूर्य भगवान हो गए, जब इनकी परछाई किसी इंसान पे पड़ती है, पर्सन का मतलब कोई इंसान हो गया, तो इस इंसान पे जब सूर्य भगवान की परछाई पड़ेगी तो इनकी, इस इंसान की छाया जमीन पर पड़ेगी। यस या नो? मैं इंग्लिश में लिखा हूं मेरे भाई, लेकिन जो सोल्यूशन आपको दूंगा वो पूरा हिंदी में दूंगा। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए इंग्लिश में लिखा हूं। तो इस इंसान की परछाई कहां पड़ेगी? नीचे पड़ेगी। तो ये इंसान कहलाएगा, ये इसकी परछाई कहलाएगी। और ये जो कोण आपको बनेगा ना मेरे भाई, ये जो थीटा कोण बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यानी उन्नयन कोण होगा। ठीक है, ये जो आपको थीटा बना के जो कोण बनेगा, ये हमारा कौन सा कोण होगा मेरे भाई? उन्नयन कोण होगा। यानी ऊ का मतलब जो नीचे होता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं, ऊपर जो होता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। उसी तरीके से यदि सूर्य की परछाई किसी बिल्डिंग पर पड़ती है तो इस बिल्डिंग की छाया कहीं ना कहीं जमीन पर पड़ेगी, इसलिए ये जो पड़ती है मेरे भाई, ये बिल्डिंग की छाया होती है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्डिंग की छाया होगी और ये हमारी कोई ना कोई बिल्डिंग होगी, और इनके बीच में जो कोण बनेगा ये हमारा कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, पहली बात मेरे भाई ध्यान से देखना, अब इसके जो सवाल होते हैं ना, ये मान के चलिए मेरे भाई कि जो मैं आपको ये एक सवाल आपको बता रहा हूं ना, इस एक सवाल से आप पूरे 15 के 15 सवाल आप लगा सकते हो। बस इसको ध्यान से सीखना मेरे भाई। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये हमारे कौन है? सूर्य भगवान है। ठीक है, जब इन सूर्य भगवान की परछाई जब इस मीनार पर पड़ेगी, किसी भवन पे पड़ेगी, तो इसकी छाया भी तो जमीन पर पड़ेगी। यस या नो? अब मेरी बातों को ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यदि किसी मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो उसकी छाया कितने मीटर की बनेगी? उसकी छाया कितने मीटर की बनेगी यदि इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण कितना अंश का हो? 30 अंश का हो। बहुत ही आसान सा सवाल है मेरे भाई, बस ध्यान से सीखना। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो मीनार की छाया कितनी होगी यदि कोण का मान कितना बन रहा है? यदि उन्नयन कोण का मान 30 अंश दिया हो। अब इसको निकालने के लिए बस आपको थोड़ा सा मेरे भाई बेसिक कंसेप्ट आपको जानना है। ठीक है, आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक की। ठीक है, देखिए मेरे भाई, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है ना, वो होती है लंब बटा के कर्ण। क्या होती है मेरे भाई? लंब बटा के कर्ण होती है। ठीक है, जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो होती है आधार बटा के कर्ण। ठीक है, वो क्या होती है मेरे भाई? आधार बटा के कर्ण।
और जो tan थीटा की वैल्यू होती है मेरे भाई वो होती है लंब बटा के आधार। ठीक है, वो क्या होती है मेरे भाई, लंब बटा के आधार। साइन का उल्टा मेरे भाई क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, कोसेक थीटा। तो ये जो लंब बटा के कर्ण है ये हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, कर्ण बटा के लंब हो जाएगा। जो कोस थीटा है ना इसका ठीक उल्टा होता है मेरे भाई सेक थीटा, और ये जो आधार बटा के कर्ण है मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा के आधार हो जाएगा। ठीक है, कोई लाल बटे कक्कर का फार्मूला नहीं लगाना मेरे भाई, पहले अपने से खुद से लिखना है। जो ये tan थीटा है मेरे भाई ना इसका उल्टा होता है मेरे भाई cot थीटा। ठीक है, लंब बटा के आधार यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा के लंब। ठीक है, आधार बटा के लंब हो जाएगा। अब चीजों को मेरे भाई एकदम ध्यान से समझना कि हम इन दोनों का रेशियो जो अनुपात है वो किस तरीके से अपनाएंगे। सबसे पहले देखिए हमने क्या निकाला मेरे भाई, साइन, कोस, tan, cot, cot, sec, कोसेक, ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को मुझे हल करना होगा तो हम किस तरीके से हल करेंगे, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर लाना होगा यानी हल करना होगा तो हम किस तरीके से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अच्छा ये बताइए कि हमें मान किसका किसका दिया है, एक मान दिया है लंब का मान दिया है और दूसरा मान किसका दिया है, आधार का मान दिया है। ये x हमारा क्या है मेरे भाई, आधार है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे भाई, किसका किसका मान दिया है, लंब का मान दिया है, आधार का मान दिया है। अब इसमें खोजो मेरे भाई, लंब और आधार का मान कहां दिया है, यहाँ पे दिया है। किसके संग दिया है, tan के संग दिया है, तो हम इन दोनों को लेंगे। ठीक है, अगर लंब और कर्ण का मान देता तो हम लोग साइन को लेते, अगर लंब और आधार का मान देता तो हम लोग कोस को लेते। ध्यान से समझना मेरे भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर लंब और कर्ण का मान देता तो हम लोग साइन को लेते, लंब और आधार का मान दिया है तो हम लोग tan को लेंगे, और लंब और कर्ण का मान यदि पूछेगा अनुपात तो वहां पे आधार और कर्ण का मान पूछेगा तो हम लोग कोस को लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पे मेरे भाई हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। ठीक है, क्या होगा मेरे भाई, लंब बटा के आधार होगा। ठीक है, और थीटा का मान मेरे भाई कितना दिया हुआ है, 30 अंश दिया हुआ है, तो हम यहां पे लिखेंगे tan 30 अंश। लंब का मान कितना दिया है मेरे भाई, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर, और आधार का मान मेरे भाई कितना है, आधार का मान मुझे नहीं पता इसलिए हम यहाँ पे कितना मान लिए, x मान लिए। ठीक है, tan 30 अंश का मान होता है मेरे भाई 1/√3 होता है। ठीक है, और ये हो गया मेरे भाई 100 मीटर, और बटे के क्या हो गया मेरे भाई, x हो गया, और वापस में मेरे भाई इसका गुना इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 100√3 मीटर। यानी कहने का मतलब है कि जो इसकी छाया पड़ेगी वो कितनी होगी, 100√3 मीटर इसकी छाया होगी। तो कुछ इस तरीके से मेरे भाई हम अपने क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, रेशियो के रूप में लगाने वाले, ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मेरे भाई लिखा हुआ दिखाई देगा, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई देगा, उसके मैं सॉल्यूशन आपको बेसिक तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहली सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं, और मेरे भाई आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको अपने सामने अपनी बुक को ले लेना है। ठीक है, देखो मैं जो पढ़ूंगा मेरे भाई मैं अपने बुक से पढ़ूंगा क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर लिखा गया होगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को मेरे भाई मैं आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बस बेसिक तरीके से बच्चों में आपको पढ़ाने वाला हूं, ताकि वैसे आपको लिखवा दूं ताकि आप इसे एकदम समझ लो और एग्जाम में आपका एक भी नंबर कम ना हो। जितना मैं आपको लाया हूं उससे बस सोच रहा हूं कि मेरे से ज्यादा नंबर आप लेके आ जाओ, यही मैं चाहता हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो, इसकी कई सारी विधि होती है लगाने के लिए, लेकिन जो सबसे बेसिक विधि है सबसे पहले उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए मेरे भाई, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे भाई ये सर्कस वाला है। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करके क्या कर रहा है मेरे भाई, एक लंबी डोरी पर क्या कर रहा है मेरे भाई, ये चढ़ रहा है। ठीक है, ये सर्कस वाला क्या कर रहा है, यहां से इस डोरी पर ऐसे ऐसे करके चढ़ रहा है। ठीक है, और इस डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। तो ये भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। कोई एक खंभा है मेरे भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है मेरे भाई, खंभा है, जो इसके शिखर से, शिखर का मतलब जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है, इससे तनी हुई है, मतलब एकदम पूरा सटीक ये बैठी हुई है। ठीक है, कि स्तर के साथ डोरी से बनाया गया कोण जो है वो 30 अंश है। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है मेरे भाई, वो कोण कितना है, 30 अंश है, यानी उन्नयन कोण का मान कितना हो गया मेरे भाई,
30 अंश है। ठीक है, तो हमको क्या कर रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस खंभे का मान हमसे क्या कर रहा है मेरे भाई, पूछा जा रहा है। अब देखो क्वेश्चंस लगाने का तरीका क्या होता है, तो हमें ये देखना होता है कि दिया क्या है, पूछा क्या है। हमेशा याद रखना, दिया क्या है, पूछा क्या है। तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो डोरी की लंबाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, तो जो डोरी की लंबाई है मेरे भाई वो कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, और जो उन दोनों के बीच बन रहा है उन्नयन कोण कितने हैं, 30 अंश है। ठीक है, उन्नयन कोण का मान कितना दिया है मेरे भाई, उन्नयन कोण का मान कितना दिया है, 30 अंश दिया है। ठीक है, उन्नयन कोण का मान कितना दिया है मेरे भाई, 30 अंश दिया है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है मेरे भाई, खंभे की लंबाई हमसे क्या करा जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, खंभे की लंबाई हमसे क्या किया जा रहा है मेरे भाई, पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें क्या किया है मेरे भाई, आपको सिर्फ यही तो करना है कि जो क्वेश्चन में दिया है वो आपको लिखना है और जो आपसे पूछा जा रहा है उसे आपको लगाना है। ठीक है, चलो देखो अगली चीज देखो, अब हम यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार हल करने पर, प्रश्नानुसार हल करने पर, कि इस प्रश्न के अनुसार जो मान दिया है उसके अनुसार हल करने पर, उसी के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। इतना आपको लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये बताइए कि जो अनुपात हमें दिया गया है वो किसके किसके बीच में दिया है, लंब और कर्ण के बीच में दिया है। ठीक है, किसके बीच में दिया है मेरे भाई, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी मेरे भाई, इसको तो हम लोग लंब कहेंगे, यस या नो। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसे हम साइन में गिनते हैं। इससे पहले जो मैं यहाँ पे लिखवाया था वो देखना मेरे भाई, लंब और कर्ण का अनुपात किस में लिखते हैं, साइन में लिखते हैं। ठीक है, तो कितने अंश का मान दिया है मेरे भाई, साइन 30 अंश बराबर हम लिखेंगे लंब बटा के कर्ण लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो लंब का मान कितना हो गया मेरे भाई, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं x, और कर्ण का मान कितना दिया है मेरे भाई, 20 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे देखो तो साइन 30 अंश का मान मेरे भाई कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। ठीक है, और लंब का मान कितना दिया है मेरे भाई, x दिया हुआ है, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 20 दिया हुआ है। और इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, दो देखो ये भागा में है, इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, इसलिए मेरे भाई इसको हम लिखेंगे 20 बटा के 2 बराबर क्या हो जाएगा, x। और इसको जब आप डिवाइड करोगे मेरे भाई तो x का मान हमारे सामने निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा मेरे भाई, x का मान कितना निकल के आएगा, टोटल 10 मीटर। यानी इस जो खंभे की लंबाई होगी वो कितना होगी मेरे भाई, 10 मीटर होगी। आप लोग ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः जो खंभे की लंबाई है, खंभे की ऊंचाई लिखेंगे। ठीक है, लंबाई नहीं, यहां पे हम लिखेंगे जो खंभे की ऊंचाई है वो कितनी है मेरे भाई, 10 मीटर है। ठीक है, ऐसे मेरे भाई हमको क्वेश्चंस को हल करना है। अब ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हम पहला क्वेश्चन अपना लगा लिए मेरे भाई, कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए चलिए मेरे भाई अब हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही ध्यान से देखिए, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो एकदम ध्यान से। क्वेश्चन में हमें दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे भाई जो ये हमारा पेड़ है ये पहले एकदम अच्छा था। ठीक है, जैसे ही आंधी आई ये बेचारा बीच में से क्या हो गया, टूट गया। ऐसे बीच में से ये क्या हो गया, टूट गया। अब टूटने के बाद या तो इधर गिरेगा या तो ये इधर गिरेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये बेचारा इधर की तरफ गिर गया और इसके जो ऊपर वाला जो ये टोका है मेरे भाई ये यहां पे आके सट गया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन में हमके क्या दिया गया है कि शिखर जमीन को छूने के बाद इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है मेरे भाई ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, और पेड़ के साथ पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। इस पेड़ का जो पाद बिंदु है यानी ये जो ये वाला बिंदु है, इस पेड़ के शिखर को मतलब इस वाले शिखर को, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, 8 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है कि इस पेड़ की टोटल लंबाई कितनी है।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो एक्चुअली में मुझे ज्ञात करना है AC ज्ञात करना है। ठीक है, मुझे ज्ञात करना है टोटल AC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम कुछ चीजों को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि माना, ठीक है, जो AC है मेरे भाई वो पेड़ की पूरी लंबाई है। AC पेड़ की पूरी लंबाई है। ठीक है, पूरी लंबाई है, यस या नो। अब ये जो AB है, अब ये जो मेरे भाई A' है, ये पेड़ की टूटी हुई लंबाई है, टूटी हुई लंबाई है। दोनों शब्दों में मेरे भाई फर्क है, चीजों को एकदम ध्यान से समझना। जो हमारा AC है मेरे भाई, A और C है, ये पूरी पेड़ की लंबाई है। अब ये टूट के यहाँ पे गिर गया, तो जो A' है मेरे भाई, ये पेड़ का टूटा हुआ लंबाई है, मतलब ये टूट के यहाँ पे मेरे भाई क्या हो गया, गिर गया। तो जो ये भुजा है मेरे भाई ना, ये कर्ण का काम करेगी। किसका काम करेगी मेरे भाई, कर्ण का काम करेगी। अच्छा ये देखो मेरे भाई, अगर हम BC का मान निकाल ले, ध्यान से देखो मेरे भाई, अगर हम BC का मान निकाल ले, अगर इसका मान निकाल ले, इसका मान निकाल ले, दोनों के मान को जोड़ देंगे तो पेड़ की लंबाई के बराबर हो जाएगा। अरे ये पेड़ का आधा हिस्सा है और ये पेड़ का पूरा ऊपर का हिस्सा है, यही तो टूट के यहाँ पे गिरा है। इन दोनों को मेरे भाई जब हम जोड़ देंगे निकाल के, इसके मान को इसके मान को, तो ये पूरे पेड़ की लंबाई हमको प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, BC को, इसको हम मान लेते हैं X मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे, माना BC की लंबाई, ठीक है, X मीटर है। किसका किसका अनुपात बन रहा है मेरे भाई, लंब और आधार का बन रहा है। ठीक है, और जब लंब और आधार का बनता है, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि लंब और आधार में हमेशा tan मानना है। तो हम यहाँ पे किसके फार्मूले को यूज करेंगे, tan थीसिस के फार्मूले को यूज करेंगे, और लंब बटा के आधार यानी मेरे भाई BC बटा के A', BC बटा के A' हम रखेंगे। ठीक है, tan थीसिस का मान कितना होता है मेरे भाई, 1/√3। BC का मान कितना है मेरे भाई, X है। A' का मान कितना है मेरे भाई, A' का मान है कितना, 8। तो यहां 8 को मेरे भाई ऊपर भेज देंगे तो X का मान हो जाएगा 8/√3। यानी मेरे भाई जो ये X का मान आया है, ये कितना आया है, 8/√3 आ गया। यस या नो। अब मुझे ज्ञात करना है मेरे भाई, इस वाले साइड का मान ज्ञात करना है, यानी AB का मान ज्ञात करना है। इसको हम दो तरीकों से लगा सकते हैं, या तो मेरे भाई हम इसके अनुपात में हम चले जाए, और या तो मेरे भाई हम इसके अनुपात में चले जाए, कोई भी हम लगा सकते हैं। अब जैसे देखो मेरे भाई, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। आधार और कर्ण में किसका अनुपात होता है, कॉस का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos थीसिस। बस आपको अनुपात ध्यान देने मेरे भाई, अगर आपको अनुपात नहीं समझ में आता है, पहले लाइन पे चले जाइए जहां मैं आपको बताया हूं कि आधार और कर्ण में किसका अनुपात होता है मेरे भाई, cos का अनुपात होता है। ठीक है, तो देखिए cos थीसिस का मतलब हो गया मेरे भाई आधार बटा के कर्ण। तो आधार का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, A', और कर्ण का मान कितना हो गया मेरे भाई, A'। cos थीसिस का मान होता है मेरे भाई करड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, और A' का मान मेरे भाई कितना हो गया, A' का मान हो गया 8, और A' का मान मेरे भाई कितना हो गया, A' का मान हमको ज्ञात करना है। यस या नो। अब इसको हम मेरे भाई सॉल्व कर देते हैं, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये √3x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 8 दूना के कितना होगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। √3 को इधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 16/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई इसकी लंबाई और ये कर्ण की लंबाई टोटल कितनी हो गई मेरे भाई, 16/√3 हो। अब मेरे भाई हम क्या कर देंगे, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों के यदि हम जोड़ देंगे तो इस पूरे पेड़ की लंबाई हमको ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि ये पेड़ का ही टूटा हुआ हिस्सा है मेरे भाई। ठीक है, ये पेड़ की आधी दूरी है, ये पेड़ की टोटल जो ऊपर की जो टूटा हुआ हिस्सा है वो है। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल पेड़ की लंबाई हमको प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, BC और A' को जोड़ने पर, ठीक है, लिखिए BC और A' को जोड़ने पर, ठीक है। अब हम दोनों को क्या करते हैं मेरे भाई, जोड़ देते हैं। ये हमारा मान कितना है मेरे भाई, 8/√3 है, प्लस ये हमारा मान कितना है मेरे भाई, 16/√3 है।
ठीक है। और आप सभी लोग जानते हो मेरे भाई कि जब हर समान होते हैं तो ऊपर के मान को हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 16 4 20 4 24 बटा के √3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको देखो हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। 24 को मेरे भाई हम 8 तली के 24 लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो। और इस √3 से इस 3 को काटेंगे तो ये √3 बार में कट जाएगा। ठीक है। तो ये 8 का गुणा √3 में करेंगे तो मेरे भाई हमारे पास हो जाएगा 8√3। ठीक है। अब ये जो पूरा मान निकला हुआ मेरे भाई ना, ये पूरे पेड़ की लंबाई है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि अतः पूरे पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, कितनी होगी मेरे भाई, 8√3 मीटर होगी। तो ये रहा मेरे भाई हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। बड़ा ही प्यारे तरीके से मेरे भाई हम इसको ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है। देखो, तो हमने क्या कहा था मेरे भाई कि पहले हमने अनुपात जो निकाला था वो हमने निकाला था लंब और आधार के बीच में अनुपात निकाल लेके हम इसका मान निकाल दिए, आधार और कर्ण में अनुपात निकाल के हम इसका मान निकाल दिए। ठीक है। फिर हम दोनों मान को जोड़ दिए मेरे भाई और हमारे पास क्या आ गया, हमारा इसका राइट आंसर आ गया 8√3 आ गया। ठीक है। अतः पूरे पेड़ की लंबाई कितनी होगी, 8√3 मीटर होगी। ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए मेरे भाई ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही लेंदी है, मतलब बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसके सॉल्यूशन मेरे भाई बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उसके आंसर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जैसे देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। ठीक है। हम मान लेते हैं मेरे भाई कि कोई एक ठेकेदार है। ठीक है। हम मान लेते हैं कि कोई एक ठेकेदार है और उस बेचारे ने मेरे भाई ये पहली फिसलन पट्टी लगाया है और उस बेचारे ने ये दूसरी फिसलन पट्टी लगाया है। मतलब जो सरकने वाली होती है ना, कि ऐसे मतलब गए और ऐसे सरक गए, वो वाली पट्टी लगाया। अब क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिस पर शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर की ऊंचाई हो। तो ये जो पहला कंडीशन वो कह रहा है, इसमें ये 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। ठीक है। जो भी बच्चे 5 वर्ष से कम है उनके लिए ये वाली फिसलन पट्टी लगा रहा है, जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। इसकी जो ऊंचाई है मेरे भाई वो कितना है, 1.5 मीटर है। ठीक है। कितनी ऊंचाई है मेरे भाई, 1.5 मीटर है। याद रखना मेरे भाई। आगे दिया है जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, यानी यहां पर ये कितने अंश का कोण बना रही है मेरे भाई, 30 अंश का कोण बना रही है। उसके बाद दिया है मेरे भाई कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब ये जो दूसरा कंडीशन है ना, ये जो दूसरा फिगर बना हुआ है, ये जो दूसरा फिगर बना हुआ है ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है। ठीक है। क्योंकि 5 वर्ष के अधिक बच्चे होते हैं वो ज्यादा भारी होते हैं, तो भारी होने के लिए इनके लिए अलग व्यवस्था किया गया था और उसके लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है मेरे भाई वो कितनी है, 3 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है। और जो कोण बन रहा है मेरे भाई वो कितना अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी मेरे भाई। अब बताओ मेरे भाई कि आप लोग को कितना ज्यादा क्वेश्चन आसान आपको मिल गया। अब ये जो आपको लंबाई दिया जा रहा है मेरे भाई, फिसलने वाला जो ये लंबाई है, इसका मान क्या होगा। ठीक है। ये जो फिसलने वाला मान है मेरे भाई, इसका मान क्या होगा, इसका मान हमसे पूछ रहा है मेरे भाई। ठीक है। चलो देखो, ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको हम किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है और इसको हम हल करने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम हल करते हैं मेरे भाई 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, जो 5 वर्ष से कम है। ठीक है। ये लिखिए, फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है, ठीक है, फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है मेरे भाई, जो ये ऊंचाई है उसको मेरे भाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ऊंचाई इसकी कितनी दी गई है, ये 1.5 मीटर दी गई है। ठीक है। अब ये जो सरकने वाला फिसलन पट्टी है, सिर्फ फिसलन पट्टी है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। फिसलन पट्टी, ये हमें क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। अब ये बताइए मेरे भाई कि हम कौन सा अनुपात लेंगे, साइन का लेंगे, कॉस का लेंगे, टेन का लेंगे, कॉट का लेंगे, कोसेक का लेंगे। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे भाई, हमें यहाँ पे दिख रहा है लंब दिख रहा है, कर्ण दिख रहा है। तो लंब और कर्ण में किसका अनुपात लेते हैं मेरे भाई, साइन का लेते हैं। आप जाके मेरे भाई पहली वाली लाइन में देख लेना,
तो मेरे भाई जो साइन 30 अंश का मान होता है वो कितना होता है मेरे भाई, लंब बटा के कर्ण। तो लंब हमारा कितना है मेरे भाई, ए बी है, ठीक है, और कर्ण हमारा कितना है मेरे भाई, ए सी है, ठीक है। चलिए देखिए, साइन 30 अंश का मान आप सभी लोग जानते हो मेरे भाई 1/2 होता है। ए बी का मान मेरे भाई कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है। ए सी का मान मेरे भाई हम लोग को ज्ञात करना है, इसलिए हम एक्स मान लेंगे। एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स हो जाएगा, 1.5 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर। यानी उस फिसलन पट्टी का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे पहले वाले फिसलन पट्टी का मान कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। चलो अब यहां पे हम ज्ञात करते हैं 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, ठीक है, 5 वर्षों से अधिक बच्चों के लिए, ठीक है। सेम आपको यही आपको चीजें लिखनी है। अब यहां पे हमें क्या करना है मेरे भाई, लिखेंगे साइन 60 अंश, साइन 60 अंश लंब बटा के कर्ण, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, यानी बीसी बी, यहां पे लिख देंगे ए बी सी, तो हम लिखेंगे ए बी बटा के बी सी, ठीक है। हम नाम लिख देते हैं ए बी बटा के बी सी, ठीक है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2, और ए बी का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। और कर्ण का मान कितना दिया है मेरे भाई, नहीं दिया, इसलिए हम एक्स मान लेंगे। जब हम गुना करेंगे मेरे भाई तो रूट में 3x हो जाएगा, और ये 2 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। रूट 3 को इधर लेके आएंगे मेरे भाई तो x बराबर 6/√3 हो जाएगा, जो कि इसे और हम मेरे भाई शॉर्ट बनाएंगे तो 6 को हम मेरे भाई 2 3 6 लिख सकते हैं, और नीचे हमारा √3 है। √3 से 3 को काटेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2√3 आ जाएगा। तो इसलिए जो x का मान मेरे भाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मान कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो इस फिसलन पट्टी का मान 2√3 होगा, इस फिसलन पट्टी का मान होगा 3 मीटर होगा। दोनों चीज मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे लिखना आप लोग, पहली फिसलन पट्टी का मान, ठीक है, पहली फिसलन पट्टी का जो मान है वो कितना है मेरे भाई, जो पहली फिसलन पट्टी का मान है वो कितना है मेरे भाई, 3 मीटर है, ठीक है। और जो दूसरी है, दूसरी जो फिसलन पट्टी है इसका जो मान होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 2√3 मीटर, और ये रहा मेरे भाई हमारा राइट आंसर, ठीक है, ये रहा हमारा राइट आंसर। जब आप चीजों को समझ लोगे मेरे भाई ना, तो विद इन सेकेंड इसको क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो, विद इन सेकेंड आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको पूरा बेसिक से समझा रहा हूं मेरे भाई, ताकि आप ये चीज लिखोगे, जब आप अपने नोट्स में जब आप इसे लिखोगे, जब आप इसे एग्जाम से पहले जब आप इसे रिवाइज करोगे, तो आपको एक एक मान आपको पता रहेगा कि नहीं मैंने इसको किस तरीके से लगाया हुआ है, किस तरीके से इसको मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो बिना कोई देरी के मेरे भाई हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, चौथे का हल करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखना। दिया है कि भूमि के एक बिंदु से, मतलब ये भूमि है, ठीक है, इसके कोई एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार है, इस मीनार का जो पाद बिंदु है इससे ये 30 मीटर की दूरी पर है। यह जो बिंदु है ये मीनार के जो पाद बिंदु है इससे ये 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई मेरे भाई, 30 मीटर हो गई, ठीक है। आगे देखिए, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। जो मीनार है इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है मेरे भाई ये कितने अंश का है, ये 30 अंश का है। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए मेरे भाई। इसको उठा के मेरे भाई आप सवाल को, ऐसे सवालों को आप एग्जाम में फेंक देना, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई बेसिक तरीके से लगाते हैं, क्योंकि देखो ऐसी सवालों की ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं ये मानता हूं मेरे भाई ना कि ट्रिक लगाने से अच्छा है कि आप बेसिक से ही लगाने जाओ। ऐसी सवालों को मेरे भाई जितनी भी मैं आपको ऊपर से सवालें बता रहा हूं ना, वो सब आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूं। ट्रिक से बताना होता मेरे भाई तो मैं आपको इसको देख के इसका आंसर बता देता कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे मैं इसके ट्रिक को लगाता, पहले ध्यान से देखिए। अगर मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, ये 30 अंश है तो 30 अंश के सामने हमेशा मेरे भाई 1 मानना। ये 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने हमेशा 2 मानना। और देखो ये 90 अंश हो जाएगा, ये 30 अंश हो जाएगा, जो बचेगा वो कोण कितने अंश का हो जाएगा मेरे भाई, ये 60 अंश का हो जाएगा। तो 60 अंश के सामने हमेशा रूट में 3 मानना, यानी जो सबसे छोटा होता है मेरे भाई उसके सामने सबसे छोटा मानना, जो उससे बड़ा होता है उससे सबसे बड़ा मानना,
जो सबसे बड़ा होता है मेरे भाई उसके सामने सबसे बड़ा मानना 1√3 2। फिर से सुनो मेरे भाई, 30 अंश सबसे छोटा होता है इसलिए इसके सामने 1 मानना, जो 60 अंश होता है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए इसके सामने √3 मानना, जो 90 अंश होता है वो सबसे बड़ा होता है इसलिए सामने इसके सामने 2 मानना। आप ये कंसेप्ट से पूरे ये ट्रिक के सवाल को, जितने भी इस चैप्टर के सवाल है सब लगा सकते हो। देखो कैसे मैं लगाता हूं। देखो AB का मान कितना दिया है 30, मतलब √3 का मान कितना दिया हुआ है 30। 30 किसका मान दिया हुआ है मेरे भाई, √3 का मान दिया है। हमसे किसका मान पूछा जा रहा है मेरे भाई, BC का मान पूछा जा रहा है, यानी इस 1 का मान पूछा जा रहा है, तो गुणे 1 कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हल कर दे मेरे भाई, 30 को हम लिख सकते हैं 10 3 30, अब बटा के क्या हो गया मेरे भाई, √3 हो गया। इसको इससे काट देंगे तो मेरे भाई आंसर हमारा आ जाएगा 10√3 मीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो कह रहा हूं मेरे भाई कि बड़े से बड़े सवाल को आप इसको भी यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो। यहां से देखो, अगर आपसे पूछता कि AC का मान क्या होगा तो आप 2 का गुणा कर दोगे, और यहाँ पे 2 का गुणा कर दोगे तो आराम से मेरे भाई यहां से आपका निकल जाएगा इस वाले। तो ये ट्रिक है इसकी, ठीक है, इस चैप्टर की पूरी ट्रिक है। लेकिन हमें क्या करना है मेरे भाई, बेसिक तरीके से आपको बताना है। अब देखो बेसिक से बता रहा हूं, आंसर वही आपके आने वाला है, ठीक है। तो इसको मेरे भाई हम करेंगे यहाँ पे हल, ध्यान से देखना, और हम यहां पे लिखेंगे कि माना जो मीनार की, ठीक है, मीनार की ऊंचाई है उसको हम मान लेते हैं H मीटर। क्या मान लेते हैं मेरे भाई, H मीटर, ठीक है। भूमि से दूरी, भूमि से दूरी कितना है मेरे भाई, 30 मीटर है, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो ये कितने, देखो किनके किनके बीच अनुपात बन रहा है, आधार और लंब के बीच अनुपात बन रहा है। तो आधार और लंब में मेरे भाई हम लोग tan को खोजते हैं, तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार। tan का मान होता है मेरे भाई लंब बटा के आधार, लंब का मान मेरे भाई कितना है, BC है, और आधार का मान कितना है मेरे भाई, AB है, ठीक है। tan 30 अंश का मान मेरे भाई आप लोग याद रखना 1 बटा के √3 होता है। BC का मान कितना है मेरे भाई, H है, और AB का मान कितना है मेरे भाई, AB का मान 30 है, ठीक है। ये भागा में इधर जाएगा तो मेरे भाई गुना में हो जाएगा, इसलिए H का मान आएगा मेरे भाई 30 को यहाँ पे गुना कर देंगे तो 30 बटा के √3 आएगा, ठीक है। नीचे रूट को हटाते हैं मेरे भाई, तो इसको हटाने के लिए आराम से जुगाड़ कर देते हैं। 30 को हटाने के लिए 10 गुणे √3, 10 तिया मेरे भाई कितना होता है 30 हम लिख सकते हैं, और नीचे हम लिख दिए √3। इसको इससे काट देंगे तो ये √3 बार में कट जाएगा, और हमारा H का मान आएगा 10√3 मीटर। वही आंसर आया कि नहीं मेरे भाई, 10√3 10√3। तो मैंने आपसे वही कहा था कि इस मीनार की ऊंचाई कितना आएगा, 10√3, ठीक है। आप इसका भी मान निकाल के देख लो, आपको जो मैं यहाँ पे मान निकाल के दूंगा वही मान यहाँ पे आएगा। आप इसको एक बार ट्राई करना, मैं ट्रिक से निकाल रहा हूँ इस वाले मान को। देखो AB का मान कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, मतलब √3 का मान कितना दिया है, 30 दिया है। तो हम यहाँ पे करेंगे 30 बटा के √3। इसका मान मुझे ज्ञात करना है, तो कितने का गुणा कर दूंगा, 2 का, ठीक है। तो 30 दूना के कितना होता है मेरे भाई, 60 बटा के √3, ठीक है। अब देखो 60 को मैं कन्वर्ट कर देता हूं, 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 तिया 60 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो हाँ भैया, बिल्कुल लिख सकते हो। और √3 से काटूंगा तो ये √3 बार में कट जाएगा, यानी ऊपर वाला आंसर आएगा 20√3। चेक कर लेना मेरे भाई, आप इसको निकाल के जो भी आप कंसेप्ट लगाओ, चाहे tan का लगाओ चाहे cot का लगाओ मेरे भाई, कोई भी कंसेप्ट आप लगा के देखो, इसका आंसर 20√3 ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरे भाई ट्रिक होती है, और ये मेरे भाई बेसिक विधि है। एग्जाम में आप लोग के पास टाइम होता है, जब आपके पास टाइम नहीं होगा मेरे भाई ना, तब आप ये विधि लगा सकते हो, ठीक है। तब आप ये विधि लगा सकते हो कि छोटे के सामने छोटा, उससे बड़े के सामने बड़ा, सबसे बड़े वाले के सामने बड़ा। जिसका मान दिया है मेरे भाई उसको ऊपर रख देना है, और जो मान पूछा है उसे हम नीचे रख देंगे, जिसका पूछेगा उससे हम गुणा कर देंगे। देखो 1 का मतलब दिया है कि 1 हमको इसका मान नहीं पता था, इसलिए इसके मान में हम 1 का क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अगर मुझे इसका मान नहीं पता है तो इसका मान के जगह हम 2 पे क्या कर दिए, गुणा कर दिए, ठीक है। जो दिया है उसको ऊपर रख देंगे, जिसका मान दिया है उसको उससे हम भागा दे देंगे और गुना कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि आपके पिछले साल एग्जाम में आपके पूछा गया था, ठीक है। चलिए नंबर, ये भूमि है, इस भूमि के 60 मीटर ऊंची पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारी प्यारी सी पतंग है, ठीक है।
पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब ये पतंग उड़ती है तो ये तिरछी तरीके से उड़ती है, ठीक है, सीधा हम नहीं उड़ा पाते हैं, तो ये तिरछी लगी हुई, इसको हम जमीन से कहीं ना कहीं बांध दिए हैं, ठीक है, बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है ये टोटल कितने अंश का कोण बन रहा है, ये टोटल 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहां मान करके डोरी कोई ढील नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको किसके किसके बीच में अनुपात दिया है, लंब और कर्ण के बीच में अनुपात दिया, इसलिए हम साइन को मानेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे, माना डोरी की लंबाई कितना है, x मीटर है, ठीक है। और हम यहां पे ये भी लिख लेंगे कि जो पतंग की ऊंचाई है, जो मान दिया है मेरे भाई वो हम तो लिखेंगे, जो पतंग की ऊंचाई है वो कितना है मेरे भाई, 60 मीटर है, ठीक है। और मेरे भाई जो उनके बीच में जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, उन्नयन कोण जो बन रहा है, जो नीचे से ऊपर की ओर एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, वो कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई, कितने अंश का कोण बन रहा है मेरे भाई, 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार मेरे भाई इन दोनों के बीच में साइन की वैल्यू लगेगी, और लंब का मान मेरे भाई हम लोग लिख देंगे BC, कर्ण का मान मेरे भाई हम लोग लिख देंगे AC लिख देंगे, ठीक है। साइन 60 अंश का मान होता है मेरे भाई करड़ी में 3/2, BC का मान हो जाएगा मेरे भाई 60, AC का मान हो जाएगा मेरे भाई x, ठीक है। अब हम इसका गुना इसमें कर देंगे, इसका गुना इसमें कर देंगे, यानी मेरे पास ये हो जाएगा x√3 बराबर 60 गुना के मेरे भाई होता है 120, तो x बराबर हो जाएगा मेरे भाई 120 बटा के रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गुना में है, इधर जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा। तो हमारे पास x बराबर 60 को लिख सकते हैं मेरे भाई 40 तिहाई 120, और ये रूट में 3 हो गया। इसको काटेंगे तो ये रूट 3 बार में कट जाएगा, और हमारे पास x का मान आ जाएगा 40√3। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः पतंग की डोरी की लंबाई, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर, नीचे हम लिखेंगे सबसे कि अतः पतंग की डोरी की जो लंबाई है, ठीक है, अतः पतंग की डोरी की लंबाई है वो कितने मीटर होगी मेरे भाई, वो होगी 40√3 मीटर। आप बोलोगे भैया इसको ट्रिक से लगा के एक बार दिखा दो, ध्यान से देखो मेरे भाई, फिर से एक बार देखो। मैंने आपसे एक चीज बताया था कि 30 अंश के सामने कितना लिखना, 1 लिखना, 60 अंश के सामने कितना लिखना, रूट में 3 लिखना, 90 अंश के सामने कितना लिखना, 2 लिखना। ये कोण कितने अंश का है मेरे भाई, 60 अंश का है, तो 60 अंश के सामने कितना लिखना मेरे भाई, रूट में 3 लिखना। और ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने कितना लिखना, 2 लिखना। और 30 अंश के सामने बचा ये कोण 30 अंश का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 30 अंश के सामने वाला जो कोण होगा मेरे भाई वो कितना होगा, 1 होगा। किसका मान दिया है मेरे भाई, इसका मान दिया है, 60 का मान दिया है। 60 किसके बराबर है मेरे भाई, √3 के बराबर है। किसका मान पूछ रहा है मेरे भाई, इसका मान पूछ रहा है, यानी x का मान पूछ रहा है, यानी 2 का मान हमसे पूछ रहा है, तो 2 का गुना कर देंगे, तो 60 गुना के कितना होगा, 120 बटा के √3। आ गया कि नहीं आंसर मेरे भाई, 120 बटा के √3। यस या नो। तो कितना टाइम लगा मेरे भाई, अगर ये फार्मूला अगर मेरे भाई ऐसे याद है, अगर मन में ही आपको याद है मेरे भाई, तो 60 के सामने अगर यहीं पे लिख दोगे कि 60 के सामने कितना होता है, रूट में 3, और इसका मान हमें कर्ण का मान पूछ रहा है, कर्ण हमेशा 2 होता है, ठीक है, तो हमें 2 से गुणा कर देना, आ गया हमारा आंसर एक लाइन में, ठीक है। बट हमें क्या करना है, बेसिक विधि से लगाना है। ये वाला चीज मेरे भाई आप लोग को नहीं करना है, मैं फिर से आपको सजेशन दे रहा हूं, ये आपको नहीं करना है जब आपके पास टाइम नहीं है, जब आप एकदम कम समय में अपना आंसर चाहते हो, तो ये नियम आप लगा सकते हो, ये ट्रिक आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए,